Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. मास्टर लैन के वांगजी की शादी को लेकर अनाउंसमेंट को सुनकर विंग कहीं ना कहीं अपसेट तो हो चुका था। साथ ही वांगजी खुद उसके घर पे आया था और उसे अपने प्यार पर यकीन दिला रहा था। इनफैक्ट वो विंग के सामने ब्लीड कर रहा था कि विंग उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। कहीं ना कहीं विंग इन सब बातों से इफ़ेक्ट हुआ था। यूँ कहा जाए तो वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ था। उसके इमोशंस फिर से अनस्टेबल थे और थॉट्स बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर रहे थे। वांगजी अपार्टमेंट छोड़कर जा चुका था, पर विंग अभी भी उस डोर की तरफ ही देख रहा था और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट विंग की माइंड में फ़िलहाल पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स इतनी ज़्यादा चल रहे थे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो टोटली कंफ्यूज था। पर उसे अब कुछ तो मूव करना होगा। या तो उसे वांगजी को छोड़ देना होगा या फिर उसे वांगजी को अपनी लाइफ में रखना होगा। शादी छोटा पॉइंट तो नहीं होती। अगर एक बार वांगजी की शादी हो गई तो वांगजी कभी भी फिर मुड़ के विंग की तरफ नहीं देख सकता और विंग भी ये हक हमेशा के लिए गवा देगा। आज जो विंग वांगजी की लाइफ में फ्रीली इंटरफेयर करता है, ऐसा फिर फ्यूचर में वो नहीं कर सकता, क्योंकि वांगजी फिर किसी और की प्रायोरिटी होगा और वांगजी के पार्टनर को यह कभी पसंद नहीं आएगा कि वांगजी विंग की केयर करे या उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। विंग जो ये थॉट सोचकर ही फिर से पैनिक करने लगा था, क्योंकि इन डीप हार्ट के किसी डीप हिस्से में वांगजी भी तो विंग के लिए सब कुछ बन चुका था ना। बस बेवकूफ़ विंग था जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, या यूँ कहा जाए वो समझना चाहता नहीं था। डर इंसान को बहुत कमज़ोर कर देता है, पर अगर एक बार हम उस डर को फेस करने की कोशिश करें तो शायद हम उस डर पर काबू पा सकते हैं। पर आगे बढ़ने वाला वो एक कदम रखना बहुत मुश्किल होता है और फिलहाल विंग भी वो मुश्किल कदम उठा नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक तो विंग वही अपनी थॉट्स में गुम रहता है, पर कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसे भी ऑफिस जाना होगा। इसलिए वो मुड़ जाता है और रेडी होने लग जाता है। पर जब वो अपने ऑफिस के लिए प्रिपेयर हो रहा था तब भी हमेशा उसकी माइंड में वही थॉट था। विंग रेडी होता है और वो सीधा ऑफिस पहुंचता है। आज जब वो ऑफिस पहुंचा था, उसके सामने सबसे पहले सॉन्गलैंग आया था, जिसके फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी और उसका पूरा फेस ग्लो कर रहा था। ऑब्वियसली विंग इस खुशी की वजह जानता था। सॉन्गलैंग सीधा विंग के पास आता है। जैसे ही वो विंग को देखता है और उसके गले लग जाता है, वो एक्साइटेडली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग विंग, तुम्हें पता है मेरी और वांगजी की शादी फिक्स्ड हो गई है और अगले 1 वीक के अंदर अंदर हम दोनों की शादी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं तो वांगजी से प्यार करने लगा हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया था और देखो फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल रहा है। सच में कितनी खूबसूरत लाइफ होती है ना, अपने प्यार के साथ उसके साथ शादी करना, उसके साथ रहना, अपनी लाइफ स्पेंड करना। वो हमें दुनिया की सारी खुशियाँ देगा, साथ ही हम भी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। शादी के बाद वांगजी मेरे अलावा किसी और को नहीं देखेगा। वो कितना हैंडसम है ना, किसी की भी उस पर नीयत खराब हो सकती है। तो मैंने तो सोच लिया है कि मैं वांगजी के आसपास लोगों को भटकने ही नहीं दूंगा। कोई भी मेरे वांगजी के करीब नहीं जा सकता सिवाय मेरे। वैसे भी वो कितना हैंडसम है, कितना गुड लुकिंग है, कितना चार्मिंग है। और एक बात बताऊँ, मैंने सुना है कि लैंस बेड में भी बहुत अच्छे होते हैं। इतना बोलकर सॉन्गलैंग ब्लश करने लगता है और वो फिर से विंग को हक कर लेता है। वही विंग जब ये सब सुनता है, उसे ऑब्वियसली अपसेट भी फील हो रहा था। साथ ही वो सॉन्गलैंग जो इमेजिनरी लाइफ बोल रहा था उसमें वांगजी के साथ खुद को इमेजिन कर रहा था। पर जब सॉन्गलैंग ने लास्ट लाइन कही थी ना, मेरा वांगजी, ये लाइन विंग को कहीं ना कहीं चुभ गई थी। साथ ही मैं उससे प्यार करता हूँ,
ये भी लाइन विंग को खास पसंद नहीं आई थी, पर उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिस लाइन ने किया था वो था शादी के बाद वांगजी और सॉन्गलैंग में वो सब भी होगा। सॉन्गलैंग ने तो अभी से बोल दिया कि लैंस बेड में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ही सॉन्गलैंग ने ये बोला था, विंग की माइंड में सबसे पहले आज मॉर्निंग का सीन घूमने लगा था। वांगजी कितने प्यार से उसे हग करके सोया हुआ था ना, कितना मासूम लग रहा था वो हैंडसम फेस जिसे विंग एडमायर करने से खुद को रोक ही नहीं पाया था। अगर वांगजी की शादी हो गई तो विंग फिर से कभी भी उस हैंडसम फेस की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देख पाएगा। और सॉन्गलैंग तो अभी से वांगजी के लिए कितना पॉसेसिव बिहेव कर रहा है ना, उसने तो अभी से कह दिया है कि वो वांगजी के आसपास किसी को भटकने तक नहीं देगा। तो क्या उन लोगों में विंग भी इंक्लूड होगा? ऑब्वियसली होगा। वांगजी जैसे हैंडसम इंसान के लिए हर कोई इनसिक्योर तो हो सकता है, क्योंकि वांगजी को देखकर हर किसी की नीयत सच में खराब हो सकती है। सॉन्गलैंग की सारी ही बातें विंग पर अब इफ़ेक्ट करने लगी थी, इनफैक्ट बहुत डीप इफ़ेक्ट कर रही थी। अब वो हर लाइन का मतलब भी ढूंढ रहा था और उसके बारे में सोच भी रहा था। शादी होने के बाद वांगजी पूरी तरीके से सॉन्गलैंग का बन जाएगा। उसकी सोच पर, दिल पर, दिमाग पर, बॉडी पर, इवन सोल पर तक सॉन्गलैंग का हक हो जाएगा। उसके बाद विंग कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद विंग चाहकर भी वांगजी को अपना नहीं बोल सकता। सॉन्गलैंग वांगजी को इतना पसंद करता है, ये सब वो विंग को बता रहा था। वही विंग जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, उन दोनों को भी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रोक देती है। वांगजी जो उन दोनों की तरफ ही आ रहा था, वो उन दोनों की तरफ देखते हुए स्ट्रांगली कहता है, मीटिंग की प्रिपरेशन करो जल्द से जल्द। जहाँ एक तरफ सॉन्गलैंग के फेस पर वेडिंग की बात सुनकर बहुत सारे इमोशंस थे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी का फेस बिल्कुल स्टिफ था। उस फेस पर ना कोई इमोशन थे और ना ही कोई खुशी। कहीं ना कहीं विंग को ये बात अच्छी लग रही थी। विंग अब ये सोच रहा था कि क्या अगर वो शादी के लिए हाँ बोलेगा तो विंग सॉन्गलैंग की तरह खुश होगा और वांगजी क्या वो खुश होगा? अब जहाँ उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं है, अगर उसके हाँ कहने के बाद वांगजी भी ऐसे ही खुश होगा, क्या उसके फेस पर स्माइल आएगी? क्या वो स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी? हाँ, वो स्माइल बहुत ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि वो सिर्फ विंग के लिए जो होगी। पर क्यों क्यों देखना चाहता है विंग वो स्माइल वांगजी के फेस पर? विंग जो सच में इन सारी सोचों में था, वो सॉन्गलैंग की आवाज़ देने पर फिर से अपने होश में आता है और सॉन्गलैंग की तरफ देखता है। सॉन्गलैंग विंग को कहता है कि चलो, बॉस ने मीटिंग की प्रिपरेशन करने के लिए कहा है। विंग नोट करता है और वो अपने वर्क पर लौट जाता है। उन सब की मीटिंग फिनिश होती है और सॉन्गलैंग जो आफ्टरनून में ही वांगजी और विंग को बताकर कि वो रेडी होने घर जा रहा है, निकल गया था। वही वांगजी जो विंग को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था और वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसने विंग को बहुत डीपली ट्रिगर कर दिया है। बस विंग को और ज़्यादा प्रोवोक करना है ताकि विंग अपनी फीलिंग्स को लेकर और भी ज़्यादा श्योर हो जाए। यही सोचकर वांगजी विंग के साथ पूरा वक्त गुजारता है, पर आज वो विंग को ज़्यादातर इग्नोर कर रहा था। उसने ऑलरेडी सुबह विंग को इमोशनली हर्ट कर दिया था प्यार का नाम लेके, तो अभी फिलहाल वो विंग को टोटली इग्नोर कर रहा था। इवन वो विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था, जो बात विंग को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा हर्ट कर रही थी। इनफैक्ट विंग ने वांगजी से अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश भी की, तब भी वांगजी ने विंग को कुछ खास रिप्लाई नहीं दिया। विंग ये सोच रहा था कि हाँ, यही बिहेव होगा या शायद इससे वर्स्ट बिहेव होगा अगर वांगजी और सॉन्गलैंग की शादी हो गई, क्योंकि उसके बाद तो सच में वांगजी पर किसी और का हक होगा और वो अपनी शादी में किसी को बिट्रे तो नहीं करेगा। इतना तो विंग वांगजी को पहचान चुका है। ऐसे ही उनका वक्त गुजरता है और अभी शाम के 7 ही बजे थे, तभी वांगजी का कॉल आता है।
वांग जी जब उस कॉल को पिक करता है वो तुरंत ही उसे स्पीकर पर डाल देता है, क्योंकि सामने विंग भी तो बैठा हुआ था ना। वांग जी जो शांत था पर सामने वाला बहुत एक्साइटेड था। सॉन्गलैंग वांग जी को एक्साइटेडली कहता है, वांग जी 8 बजे एड्रेस मैंने सेंड कर दिया है, आ जाना जल्दी से, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हमारी फर्स्ट डेट है, लेट मत होना वांग जी। वांग जी बस मैं रिप्लाई करता है। ये सुनकर सॉन्गलैंग फिर से कहता है, आई लव यू वांग जी एंड आई मिस यू सो मच, तो जल्दी आना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वही वांग जी बात तो सॉन्गलैंग से कर रहा था पर देख वो विंग की तरफ रहा था। विंग जो खुद भी वांग जी की आंखों में ही देख रहा था और कहीं ना कहीं वांग जी की आंखों में वो सैडनेस विंग देख चुका था, जिसे देखकर विंग को खुद को ही बुरा लग रहा था। वांग जी अपने हाथ में जो मोबाइल था उसे नीचे रख देता है और खुद अपनी चेयर से उठ जाता है। वो टेबल को क्रॉस करके विंग के सामने आता है और सीधा विंग के सामने अपने नीज पर बैठ जाता है। उसने विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में होल्ड कर लिया था। ये देखकर विंग शॉक भी था और साथ ही वो वांग जी को एक कंफ्यूजिंग लुक भी दे रहा था। वांग जी सीधा विंग की लैप पर अपना हेड रख देता है और उसके दोनों हाथों को खुद अपने हेड पर रख देता है। साथ ही वो खुद अपने हाथों से विंग के वेस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और वैसे ही विंग की लैप में वो विंग से कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे नहीं जाना है उसके पास, मुझे नहीं करनी है ये शादी, प्लीज़ मान जाओ ना। काश आज तुम होते उसकी जगह, काश आज हमारी फर्स्ट डेट होती तो शायद मैं भी उतना ही खुश होता जितना आज वो है। मुझे मेरा प्यार क्यों नहीं मिल रहा विंग? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ तो सही, मैं वो सब ठीक कर दूंगा विंग। एक बार, बस एक बार मुझे हाँ बोलो ना। आई स्वेयर मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए, कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। जिंदगी भर तुमसे पागलों की तरह प्यार करूंगा, जैसे मेरी मॉम करती है मेरे डैड से, जैसे मेरे डैड करते हैं मेरी मॉम से, जैसे करते हैं चिंगशीजे से, जैसे चिंगशीजे करती है मेरे से। मैं भी बिल्कुल तुम्हें वैसा ही प्यार करना चाहता हूँ विंग, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कल रात जैसे तुम्हें बाहों में लेके सोया था ना, वैसे मैं तुम्हारे साथ हर रात सोना चाहता हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि जैसे कल रात डर कर तुम मुझे हग कर रहे थे, वैसे ही तुम हमेशा मेरे पास आओ, मुझे हक करो। तुम्हारी लाइफ में मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहता हूँ विंग, क्योंकि ऑलरेडी मेरी लाइफ में तो तुम मेरे सब कुछ बन चुके हो। बस 1 वीक बचा है विंग, अगर तुम हाँ कह दोगे तो ये सारे मेरे सपने पूरे होंगे, वरना यही लाइफ मुझे गुजारनी होगी पर किसी और के साथ। मैं चाहूँ या ना चाहूँ पर मैं किसी और का हो जाऊँगा विंग। मेरी बॉडी पर, मेरी सोल पर किसी और का हक होगा और मुझे तो वो रिश्ता निभाना ही होगा, मजबूरी में ही सही पर निभाना ही होगा। मुझे सामने वाले को वो सब देना होगा जो मैं सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं अपनी फर्स्ट नाइट पे अपनी वर्जिनिटी अपने प्यार के साथ लूज़ करना चाहता हूँ, ना कि इस फोर्स के रिश्ते में बंद कर मजबूरी में वो सब किसी और के साथ करना चाहता हूँ। मेरे अंदर उस दिन इमोशंस होने चाहिए विंग, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। पर ये ख्याल कि मुझे किसी और को अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी प्लेस देनी होगी, मुझे डरा रहा है विंग। पिछले 3 सालों में अपने हर एक ख्याल में तुम्हें अपना सब कुछ मान चुका हूँ मैं। तुम्हारे साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ इमेजिन कर चुका हूँ मैं, और अब आज जब उस इमेजिनेशन में कोई और आ रहा है तो बहुत हर्ट हो रहा है विंग मुझे। मैं नहीं चाहता। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मेरे हो जाओ विंग। मैं वादा करता हूँ तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ विंग, कुछ भी। तुम बोलो तो सही, क्या चाहिए हुए तुम्हें मुझसे। पर प्लीज़ विंग, मुझसे दूर मत जाओ, मत करो खुद को मुझसे इतना दूर कि मैं तुम्हें नज़रें उठाकर देखने तक को तरस जाऊँ। विंग जो ये सारी बातें बोल रहा था उन बातों में वांग जी जो ये सारी बातें बोल रहा था उन बातों में बहुत सारे इमोशंस थे जो विंग को कहीं ना कहीं फील भी हो रहे थे। पर विंग अभी भी बस
इन सारी बातों को सोच ही रहा था और सुन ही रहा था। वो अभी भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। वांगजी जो अपनी सारी बातें कंप्लीट कर चुका था और जब उसे विंग से बहुत देर तक भी कोई रिप्लाई नहीं आता, तब वो अपने हेड को ऊपर उठाकर विंग की तरफ देखता है। विंग जो ऑब्वियसली इन सारी बातों से इफेक्ट हुआ था, ये उसकी आंखों में नजर आ रहा था, पर फिर भी अभी भी वो चुप था। ये देखकर वांगजी को भी हर्ट होता है, इसलिए अब वो खुद को रोक नहीं पाता। वो वहां से उठता है और सीधा ऑफिस के बाहर निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात थी, वांगजी विंग को मनाने के लिए ये सब कुछ बोल तो रहा था, पर एक तरीके से नहीं भी था, क्योंकि ये उसके जेन्युइन फीलिंग्स थी, ये उसके जेन्युइन इमोशंस थे जो वो सच में विंग के लिए फील करता था। ये बातें वो अपने सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा था, या इसलिए नहीं बोल रहा था कि विंग उसे एक्सेप्ट ही कर ले। ये बातें वो सब विंग को इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि ये बातें सच में उसके दिल से निकल रही थी। सच में वो विंग से प्यार करता था, इसीलिए वो ये सारी बातें बोल पा रहा था। वरना किसी इंसान के लिए इतने इमोशंस के साथ नाटक करना थोड़ा मुश्किल है, खासकर वांगजी जैसे इंसान के लिए जिसके अंदर कोई इमोशंस आसानी से नजर ही नहीं आते। पर विंग वांगजी के अंदर बहुत सारे इमोशंस देख रहा था। वांगजी वहां से निकल चुका था और विंग वहीं पर बैठा हुआ था। करीबन आधा घंटा विंग वहीं पर बैठा रहता है, पर अचानक ऑफिस का डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन हुआ था, विंग उस तरफ देखता है जहां वांगजी अंदर आ रहा था। उसका फेस फिर से स्टिफ था। वो विंग के सामने आता है और विंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सॉन्गलाइन का कॉल आया था, पूछ रहा था मैं निकला हूँ या नहीं। उसने जो एड्रेस सेंड किया है वो यहाँ से बहुत दूर है, हमें अभी निकलना होगा, तो रेडी हो जाओ। वैसे भी कार तो ड्राइव तुम ही करोगे ना, क्योंकि तुम्हें ही मुझे उस तक पहुँचाना होगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि शादी के वेन्यू तक भी तुम मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो। एटलीस्ट जब तक मेरे सामने ये सिंगल का टैग है, तब तक तो भी मैं इस इमेजिनरी लाइफ में जीना चाहता हूँ। और जिस वक्त शादी होगी उस वक्त ना सिर्फ मेरा भ्रम टूटेगा, बल्कि उस दिन मुझे टूटते हुए तुम्हें भी तो देखना चाहिए ना, ताकि फ्यूचर में कभी किसी प्यार में अंधे इंसान को देखो तो ये याद आ सके कि तुम्हारे भी लाइफ में एक ऐसा ही इंसान था जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था और तुम्हारे लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था। पर तब एक बात और याद करना कि आज भी उस इंसान को तुमने घुटता हुआ छोड़ दिया है, क्योंकि सॉन्गलाइन से मैं शादी तो कर लूँगा, उसे अपना सब कुछ दे दूंगा, पर उस सब कुछ में मेरा दिल कभी भी इंक्लूड नहीं होगा विंग, क्योंकि वो सिर्फ आखिरी दम तक तुम्हारे लिए ही धड़केगा। ये बात याद रखना। या शायद मैं गलत कह रहा हूँ, शादी के बाद तो ये बस इस बॉडी को जिंदा रखने के लिए धड़केगा, क्योंकि इसमें जो इमोशंस है, फीलिंग है, प्यार है, वो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। पर एक बात की रिक्वेस्ट करता हूँ विंग तुमसे, मेरी शादी के दूसरे ही दिन मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर अपने टेबल पे देखना चाहता हूँ और ये चाहूँगा कि तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि शादी के बाद तुम्हें मैं अपनी आंखों के सामने देख सकूं। वैसे भी तुम इस जॉब को छोड़ना ही चाहते हो ना, तो जब मेरी सॉन्गलाइन से शादी हो जाएगी तब तुम इस जॉब को क्विट कर देना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि जिसे देखने की इजाज़त मुझे नहीं है वो मेरी आंखों के सामने भी रहे। तुम्हें देखकर मैं हर पल तो तड़पना नहीं चाहता। इतना बोलकर वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अब चलो कार निकालो, ड्राइव तुम्हें ही करनी है, मैं रेडी होके आता हूँ। इतना बोलकर वांगजी उसके ऑफिस के अटैच जो वॉशरूम था उधर निकल जाता है। वही विंग वांगजी की इन सारी बातों को फिर से सोचने लगा था। साथ ही वांगजी ने जो बात कही थी कि उसे जॉब क्विट करना होगा, ये बात तो सच में उसे बहुत बड़ा इफेक्ट कर गई थी। मतलब वो वांगजी को देख तक नहीं पाएगा, क्या वो वांगजी के करीब नहीं रह पाएगा? हाँ, कैसे रह सकता है ये वो वांगजी के करीब?
क्योंकि सुबह सॉन्गलैंग ने भी तो कहा ना कि शादी के बाद वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा वांगजी के पास। और अब वांगजी ने भी तो कह ही दिया है कि वो जॉब क्विट कर सकता है, तो अब उसे वांगजी से दूर जाना ही होगा। और अगर इसे रोकना है तो उसे वांगजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। तो क्या कर ले वो वांगजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट? क्या बोल दे वो हाँ शादी के लिए? विंग यही सब कुछ सोच रहा था, तभी वांगजी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि विंग अभी भी अपनी थॉट्स में गुम वही बैठा हुआ है, इसीलिए वो फिर से विंग के सामने आता है और विंग की तरफ इस बार स्टिफली देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कार निकालो, पर तुम तो अभी भी यही हो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और नोट करता है। वो तुरंत उठ जाता है और सीधा वो दोनों भी एलिवेटर से पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। विंग बैक डोर ओपन करता है और पहले वांगजी को अंदर बिठाता है, बाद में वो खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। विंग ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था, तभी वांगजी फिर से बैक डोर ओपन करता है और इस बार वो फ्रंट सीट पर आकर विंग के साइड में ही बैठ जाता है। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी विंग की तरफ देखता है और वैसे ही स्टिफली कहता है, वैसे भी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कुछ आखिरी के दिन जब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकता हूँ। यही ब्यूटीफुल मेमोरीज मेरे साथ रहेंगी मेरी लाइफ टाइम तक। तुम ना सही, पर अपनी यादों में तुम्हें जिंदा तो मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। इसीलिए तुम्हारे साथ जस्ट थोड़ा सा तुम्हारा वक्त बांटना चाहता हूँ। फ्यूचर में पता नहीं ये चांस मुझे मिलेगा या नहीं, वैसे उतना लकी तो मैं शायद नहीं हूँ। खैर चलो, सॉन्गलैंग इंतज़ार कर रहा होगा मेरी फर्स्ट डेट जो है। इतना बोलकर वांगजी आगे देखने लगता है। वही विंग कार स्टार्ट कर चुका था और वो आज ड्राइविंग पर कम और वांगजी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। वांगजी का एक एक वर्ड उसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा था, उसे डर दे रहा था। इस बार वो डर प्यार का नहीं था, बल्कि वांगजी से दूर जाने का था। विंग अपनी ख्यालों में खोया हुआ था, वही वो दोनों भी एक दूसरे को टाइम टू टाइम देख रहे थे। न जाने कितनी बार उनकी नज़रें एक तक हुई थी, पर दोनों भी बाद में अपनी अपनी नज़रें हटा रहे थे। और ऐसे ही करते हुए करीबन आधे घंटे बाद वो फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। वांगजी कार से नीचे उतरता है और वो विंग के साइड वाली विंडो पर आता है। वो विंग की तरफ देखता है और अपने स्टिफ फेस के साथ कहता है, तुम यही रहोगे, मुझे वापस से ड्रॉप भी तुम ही करने वाले हो। और एक बात, अगर भूख लगी है तो चलो मेरे साथ अंदर, मैं और सॉन्गलैंग तो रोमांटिक डिनर करने वाले हैं ना। तुम भी एक साइड में बैठकर डिनर तो कर ही सकते हो। इतना हक है अभी मेरे पास कि मैं तुम्हें अपने पास रखने की हर मुमकिन कोशिश कर सकूं। तो चलो अंदर, यहाँ बैठकर क्या करोगे, डिनर कर लो अंदर। इतना बोलकर वो विंग के साइड का डोर ओपन करता है और विंग को नीचे उतरने के लिए कहता है। विंग जो नीचे उतर चुका था वो वांगजी को फॉलो कर रहा था। वांगजी और विंग दोनों भी रेस्टोरेंट में अंदर एंटर करते हैं, जहाँ ऑलरेडी एक रोमांटिक माहौल बना हुआ था। वहाँ बहुत सारे कपल्स ऑलरेडी मौजूद थे, पर वो एरिया बहुत बड़ा था और हर कपल को अपनी अपनी प्राइवेसी दी गई थी। टेबल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर सेट थे, तो जिस वजह से एक दूसरे की कन्वर्सेशन सुनना लगभग नामुमकिन था। हर टेबल को कपल के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया गया था, साथ ही स्मूथिंग और कामिंग म्यूजिक और वहाँ का ब्यूटीफुल डेकोरेशन। सच में यह माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। वांगजी और विंग अंदर एंटर करते हैं। वांगजी को सॉन्गलैंग तुरंत ही नजर आ जाता है, क्योंकि वो कॉर्नर वाली टेबल पर बैठा हुआ था। वांगजी पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखता है और उनके साइड में जो टेबल डिस्टेंस पर रखी हुई थी पर एम्प्टी थी, तो वांगजी विंग से कहता है कि वो उस टेबल पर बैठ सकता है। वांगजी का जब हो जाएगा तब वो विंग को बता देगा और वो दोनों भी घर के लिए निकल जाएंगे। विंग जो कुछ कर तो नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी वो अंदर तो आ चुका था, तो वो बस नोट कर देता है। और जैसा कि वांगजी ने कहा था, वो दोनों भी
अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। वांगजी सॉन्गलैंग के साथ जाकर बैठ जाता है, वही विंग जो खाली टेबल थी उस पर जाकर बैठ जाता है। वांगजी के बैठते ही सॉन्गलैंग ने तुरंत ही अपनी चेयर भी बिल्कुल वांगजी से सटा ली थी और वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, पर वो बैठे ऐसे थे कि वो विंग के बिल्कुल सामने थे। मतलब राउंड टेबल थी और वो दोनों भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और उन दोनों का फेस बिल्कुल विंग के टेबल के साइड में था। साथ ही विंग जिसका खुद का भी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा था कि वो क्लियरली वांगजी और सॉन्गलैंग को देख सकता था। सॉन्गलैंग जो वांगजी से कितने लवी डवी होकर बातें कर रहा है, उसके हाथ को कैसे पकड़ रहा है, कैसे उसे खाने के लिए बोल रहा है, उसके प्लेट में खुद सर्व कर रहा है। इनफैक्ट वो अपने खुद के चॉपस्टिक से वांगजी को खिलाने की कोशिश कर रहा है। ये सब विंग देख सकता था। साथ ही विंग ये भी देख सकता था कि वांगजी कितना अपसेट लग रहा है, उसे सॉन्गलैंग से कितना इरिटेट फील हो रहा है, पर फिर भी वो फोर्सफुली स्माइल कर रहा है। कैसे वो हो सके उतना सॉन्गलैंग से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पर सॉन्गलैंग नहीं छोड़ रहा। सॉन्गलैंग जो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, वही वांगजी जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। सॉन्गलैंग जो वांगजी से बहुत ज़्यादा ही क्लिंजी होने की कोशिश कर रहा था, वही वांगजी को भी अपनी तरफ से तो एफर्ट्स डालने ही थे, एटलीस्ट विंग को दिखाने के लिए तो उसे एफर्ट्स डालने ही थे। इसीलिए वो खुद सॉन्गलैंग के दिए हुए फूड को खाने लगता है। साथ ही वो खुद सॉन्गलैंग को भी अपने हाथ से खिलाने लगता है, पर ये बात वो कितना मजबूरी में कर रहा था ये विंग को समझ में आ रहा था। वही विंग जो इस पूरे टाइम के दौरान सिर्फ सॉन्गलैंग और वांगजी को देख रहा था, ना खुद कुछ खा रहा था और ना ही उसका किसी और चीज़ पर ध्यान था। उसे गुस्सा आ रहा था सॉन्गलैंग को वांगजी के इतने करीब देखकर, पर वो कर क्या सकता था यार, वो कपल होने वाले थे या फिर हो चुके थे। सॉन्गलैंग की तरफ से तो हाँ वो दोनों कपल थे, पर वांगजी अभी भी श्योर नहीं था, तो हाँ थोड़ा डिस्टेंस उनमें उस वजह से तो था। ऐसे ही उनका डिनर, बातें, वो क्लिंजी होना, वो सब कुछ खत्म होता है और सॉन्गलैंग और वांगजी दोनों भी फाइनली जाने का डिसाइड करते हैं। सॉन्गलैंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे ड्रॉप कर दो। वांगजी जो एक नज़र विंग की तरफ देखता है और सॉन्गलैंग की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है तो मुझे रास्ते में रुकना होगा, तुम अपने घर पे चले जाओ, मैं कल मिलता हूँ ना तुमसे। सॉन्गलैंग नोट करता है, वो थोड़ा अपसेट हो चुका था पर वो ठीक है, उसने खुद ने अपनी कार लाई थी, साथ ही उसका ड्राइवर भी था, तो वो अपने ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल जाता है। पर जाते जाते वो वांगजी को चीख पर किस करना नहीं भूलता और ये बात देखकर विंग की मुट्ठियाँ कस चुकी थी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। साथ ही वांगजी और सॉन्गलैंग उठ चुके थे, तो विंग खुद भी अपनी जगह से उठ चुका था। वो वांगजी के पास आ ही रहा था क्योंकि उसने देख लिया था कि सॉन्गलैंग वहाँ से निकल चुका है। इनफैक्ट वो पूरी तरीके से एग्जिट डोर से तक निकल चुका है, तो विंग भी अब वांगजी को पिक करने आने वाला था। पर इससे पहले कि विंग वांगजी तक पहुंचे, वांगजी ही विंग तक पहुंच जाता है और वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। वो विंग की तरफ देखता है और विंग भी उसे कंफ्यूजिंग लुक दे रहा था। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसी टेबल पर जहाँ विंग पहले बैठा हुआ था वहाँ विंग को लेके जाता है। वहाँ विंग का फूड अभी भी वैसे के वैसे रखा हुआ था। वांगजी वेटर को बुलाता है और टेबल क्लीन करने के लिए बोलता है, साथ ही वो न्यू फूड भी ऑर्डर कर देता है जो विंग के पसंद के अकॉर्डिंग था। इस बार वांगजी वैसे ही विंग के साइड में बैठा हुआ था जैसे कुछ देर पहले सॉन्गलैंग वांगजी के साइड में बैठा हुआ था। वांगजी अपना वो ब्लेजर भी उतार देता है जो उसने थोड़ी देर पहले पहन के रखा था। वो विंग के बिल्कुल साइड में बैठ जाता है और एक नज़र उस ब्लेजर की तरफ डालते हुए बाद में वो विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो ब्लेजर देख रहे हो विंग, उस पर उसका टच है और मुझे वो तक मंजूर नहीं है, तो उसे अपनी लाइफ में मैं कैसे एक्सेप्ट कर पाऊँगा। इससे अच्छा तो ये हो जाता कि मैं ज़िंदगी भर अकेला रहता। तुम्हारे साथ जो मोमेंट्स मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, आज वो किसी और के साथ बिताने के लिए मजबूर हूँ। सच में मेरे प्यार ने मुझे कितना लाचार बना दिया है ना विंग। ना आज जी पाऊँगा, ना ज़िंदगी में मर पाऊँगा।
कभी कभी ऐसा लगता है विंग, जैसे इन 7 दिनों में कुछ मिरेकल हो जाए। या तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो या तो मौत मुझे एक्सेप्ट कर ले। जैसे ही ये बात विंग सुनता है वो टोटली शॉक हो चुका था और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो फर्स्ट टाइम वांग जी के तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है, क्या बोल रहे हो, अकल है तुम्हें? वांग जी जब ये देखता है वो एक ब्रोकन स्माइल करता है और विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, कहीं सुना था इस दुनिया में सबसे पेनफुल पनिशमेंट के बारे में। जब डिस्कशन चल रहा था तब हर कोई अपना अपना सजेशन दे रहा था, पर कोई भी लास्ट तक डिसाइड नहीं कर पाया कि सबसे पेनफुल क्या हो सकता है लाइफ में। फिर एक ऐसे ही मेरे जैसे पागल आशिक ने कहा, किसी से बहुत सारा प्यार करो, इतना सारा कि उसे दुनिया की हर खुशी, हर चीज़, इवन खुद की सोल को तक दे दो। और लास्ट में जब वो आपको ठुकरा के चला जाएगा, वो इस दुनिया की सबसे पेनफुल पनिशमेंट होगी। पता नहीं विंग, मैंने तुम्हारे साथ इतना क्या बुरा किया है जो तुम मुझे वही पनिशमेंट दे रहे हो। सच में तुमसे दूर जाने से अच्छा आज मुझे मौत लग रही है, पर मजबूरी देखो मेरी, मैं मर तक नहीं सकता। खैर चलो, तुम क्यों अपसेट हो रहे हो, तुम अपना फूड एंजॉय करो। इतना बोलकर वेटर जो फूड अभी अभी रख के गया था वांग जी, उसे खुद अपने हाथों से विंग को खिलाने लगता है। विंग जो वो सारा फूड बस चुपचाप खा रहा था और वांग जी की आंखों में देख रहा था। सच में क्या प्यार का ये भी एक फेस होता है? क्या कोई हमसे इतना भी प्यार कर सकता है? क्या सच में प्यार लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है? क्या कोई इंसान सच में हमें अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा प्यार कर सकता है? विंग जो यही सब सोच रहा था और वांग जी के हाथों से चुपचाप खाना खा रहा था। विंग अपनी दुनिया में तो खोया हुआ था, पर उसकी नज़रें वांग जी की नज़रों से बिल्कुल हटी नहीं थी। वही वांग जी जिसकी आंखों में जेन्युइनली विंग अपने लिए प्यार देख सकता था, वो भी बहुत ज़्यादा वाला। क्या सच में वो गलत कर रहा है? क्या उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वांग जी को? खैर विंग के थॉट्स तो रुकने वाले नहीं थे, पर उसका पेट फुल हो चुका था, इसलिए वो वांग जी को रोक देता है। क्योंकि वांग जी उसे खाना जो खिला रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगे? नहीं, रहने दो, वैसे भी प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ। जिस वजह से मैंने प्यार की वजह से तुम्हें खिलाया, तुम अगर मुझे खिलाओगे भी तो वो फॉर्मेलिटी होगी, और मैं फॉर्मेलिटी नहीं चाहता। कोई नहीं, चलो, वैसे भी लेट हो रहा है। इतना बोलकर वांग जी उठा ही था, तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से चेयर पर बैठा देता है। वो खुद इस बार वांग जी को खिलाने लगता है, वो भी वांग जी की तरफ देखते हुए प्यार से। उसकी आंखों में सच में प्यार था। वांग जी जिसे ये देखकर खुशी हो रही थी, पर फिलहाल वो अपनी खुशी जता नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो हंसता तो विंग को अजीब लगता, या हो सकता है विंग जो फिलहाल सोच रहा है उस पर ब्रेक लग जाता। और वांग जी ये नहीं चाहता था। वांग जी ये चाहता था कि विंग दिन रात सुबह शाम बस उसी के बारे में सोचे और फाइनली उसे एक्सेप्ट कर ले, जिस वजह से तो वो इतना सब कुछ कर रहा है। खैर वांग जी भी विंग के हाथों से खाता है और बाद में फाइनली वो दोनों उठ जाते हैं और विंग वांग जी को मेंशन में ड्रॉप करता है। पूरे रास्ते वो बिल्कुल साइलेंट थे और वांग जी सीधा कार से उतर चुका था। उसने मुड़ के विंग की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा था और वो मेंशन के अंदर जा चुका था। विंग भी वहाँ से जाने के लिए फिर निकल जाता है। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.